हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में। तो आज अपन क्या नया पढ़ने वाले हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे सर एमसीक्यू। किसके सर? एमसीक्यू मतलब जो सॉल्यूशंस है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर अपन करने वाले हैं। वेलकम टू द क्लास दोस्तों। मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर के अपन सॉल्यूशंस करने वाले हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन बनाने वाले हैं मेरे यानी रोहित के साथ। एडुग्रोन पे आपका दोस्तों स्वागत है। यहां पर आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। यहां पर आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा टीचर, जो आपके लिए सेशन लेके आ रहा है ज्योग्राफी का। अपन ज्योग्राफी के क्लास 11th और क्लास 12th सारा अपन फ्री में पढ़ने वाले हैं। यदि आपका कोई दोस्त है जो क्लास 11th में है तो आप उसे अभी प्लीज आप उन्हें शेयर करें ये वीडियो, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। व्हाट आर वेव्स? वेव्स क्या होती है? एक बार जरा आंख बंद करेंगे और सोचेंगे कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको। मैंने आपको के कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपको वेव्स के लिए बताया, वो सारे पॉइंट एक बार सोचेंगे दोस्तों। और उन सारे पॉइंट्स को सोचने के बाद एक बार आप कॉपी में लिख लो। एक बार आप कॉपी में लिख लो, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि वेव्स में क्या, जो पानी होता है वो क्या मूव करता है? वेव्स जनरली ऐसे चलती है। तो वाटर जो क्या मूव करता है क्या? वाटर के यहां से एक जगह से दूसरी जगह का मूव होता है? बिल्कुल नहीं होता सर, जरा समझेंगे। वो वेव्स आर एनर्जी। एनर्जी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। नोट द वाटर विच मूव्स अक्रॉस द ओशियन सरफेस। मतलब ओशियन की मतलब ओशियन की सरफेस पर वाटर मूव नहीं करता है दोस्तों। फिर से जरा समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और यहां पर मैंने 20 वर्ड्स में क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। आप चाहें तो और ज्यादा वर्ड बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर को यदि आप पेपर देते हैं तो उससे एक शॉर्ट नोट पसंद आते हैं कि आपने भले ही 20 वर्ड्स में लिखा, लेकिन क्या एकदम करेक्ट लिखा। यहां तक चीज समझ में आ रही है? समझेंगे। वेव्स आर एनर्जी, मैंने बताया हुआ है आपको। वेव्स आर एनर्जी। नोट द वाटर मूव्स अक्रॉस द ओशियन सरफेस। इट जनरेटेड बाय विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर। मतलब जब कोई हवा चलती है तो क्या वेव चलती है? बिल्कुल सर। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, आप एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हैं। यदि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी किसकी? विंड की, उतनी ही ज्यादा, उतनी ही तेज वेलोसिटी से, उतने ही तेज वेलोसिटी से जो सर वेव्स हैं वो चलेंगी। उतनी ही तेज वेलोसिटी से जो वेव्स हैं वो चलेंगी। यहां तक यदि बात समझ में आई हो तो एक बार प्लीज आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्या क्या सर पॉइंट्स होते हैं। वेव्स आर एनर्जी, एक वर्ड ये लिख लो फटाफट से। जरूरी नहीं आप हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, आप कैसे भी लिख दो। एनर्जी, नोट मूव, नोट वाटर नोट मूव, ऐसे कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। वाटर नोट मूव, नोट मूव, ऐसे लिख दो। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट लिख दो कि सर क्या होता है, मतलब विंड पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव्स। ऐसे कि यदि विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहां पर वेव की भी ज्यादा होगी। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। जरा देखो, पाथ ऑफ द वाटर पार्टिकल्स क्या होता है, जरा देखेंगे। मूवमेंट ऑफ वेव एनर्जी, मतलब वेव जब यहां से यहां आ रही है, यहां आ रही है, यहां आ रही है, वाटर मूव नहीं कर रहा है। फिर से बता रहा हूं, वाटर मूव कभी भी नहीं करता है। वाटर वहीं का वहीं रहेगा। जो एनर्जी है वो मूव करती है। जो एनर्जी है, वाटर मूव कभी भी नहीं करेगा। जो एनर्जी है वो मूव करती है। सो मूवमेंट ऑफ वेव एनर्जी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फ्लो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। यदि फ्लो इस डायरेक्शन में है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों विंड की डायरेक्शन किधर होगी? ये बात समझ में आ रही है? जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा वेव उतनी ही ज्यादा वेव की वेलोसिटी होगी, उतनी ही बड़ी वेव होगी। और यहां पर जरा देखेंगे, पाथ ऑफ द वाटर पार्टिकल्स का पाथ क्या होता है, जरा यहां पर ऐसे नीचे, यहां पर सर किस तरीके से घूमेगा? देखिए,
यहां पर कोई वाटर है, पार्टिकल है, वो ऐसे मूव करेगा, यहां वाला भी ऐसे मूव करेगा, फिर वो ऐसे मूव करेगा, मतलब एक तरीके से क्लॉकवाइज मूव करते हैं। यहां तक समझ में आई है? तो फिर आगे जब डीप वाटर में भी सर यही हालत है, डीप वाटर में भी यही हालत है, लेकिन सर लिटिल लिटिल होता है सर, छोटा होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है हवा की वो ऊपर सरफेस के वहां पर ज्यादा होती है विद कंपेयर टू द बॉटम ऑफ द सी। सो बेसिकली बॉटम बॉटम ऑफ द वाटर में उतना ज्यादा नहीं होता है। शेलो डेप्थ वाटर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ क्या होती है सर? जो क्रेस्ट होता है, ये जो अपर सरफेस होती है और जो दूसरा क्रेस्ट होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डेथ कॉल्स वेवलेंथ, डेथ कॉल्स वेवलेंथ, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ कि यदि एक एक क्रेस्ट और दूसरी क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या वेवलेंथ होगी, और जो इन दोनों के जो सबसे बॉटम ऑफ द पॉइंट होता है डेट कॉल्स थ्रो, मैंने आप लोगों को ये डेफिनेशन बताया था। और जो थ्रो और जो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब एक बात बताऊं, आप कोई वेव जा रही है, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं, ये कोई वेव है, ये ऐसा कोई वेव जा रही है, राइट, और फिर ये आगे भी ऐसे मूव कर रही है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, अब जैसे कि एक सेकेंड रुकिए, क्या ये आप देख पा रहे हैं? अब इस तरीके से यदि आप कॉपी का एक पेज से बनाएंगे, तो यदि इसका जो बॉटम, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दोस्तों, वो क्या क्या होगी? वेवलेंथ होगी। और जो इसका जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है, ये जो नीचे बॉटम मिडल में जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है, क्या वो थ्रो होगा? अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, यदि बॉटम ऑफ द पॉइंट थ्रू है, अप ऑफ द पॉइंट क्रेस्ट है, तो क्या जो इन दोनों के बीच की जो हाइट होगी वो क्या मैं हाइट बोल दूंगा? अरे बोल, यहां तक चीज समझ में आई? ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जो फेरी वाले लोग आते हैं, जो कोई फ्रूट्स बेचने, कोई वेजिटेबल्स बेचने, तो मुझे वीडियो पोस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी अपनी लाइफ है, वो किस तरीके से, मैं आप लोगों को लास्ट सेशन में मैंने बताऊंगा आपको, मैं कभी किन्हीं लोग, किन टाइप के लोगों से कभी कभी मिलता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग मेहनत तो कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो ये चीजें बताया मैंने, वेवलेंथ समझ में आ गई, एक क्रेस्ट दूसरी क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, एक क्रेस्ट और थ्रू के बीच की डिस्टेंस हाइट हो गई, एक क्रेस्ट और दूसरी क्रेस्ट के बीच में जो वेव होगी, बॉटम ऑफ द वेव, उसका जो डीप है, उसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको मैं थ्रो बोल दूंगा। यहां पे वेव ऑफ ट्रांजिशन होगा, फिर वेव ऑफ ट्रांजिशन, फिर यहां पर ब्रेकर, सर यहां पर बीच के यहां पर ब्रेकर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में बहुत चीजें समझा दी मैंने आपको। वेयर डू वेव्स इन द ओशन गेट दियर एनर्जी फ्रॉम? मतलब जो वेव्स है उनको एनर्जी मिलती कहां से है सर? उनको एनर्जी मिलती कहां से है? मुझे भी नहीं पता सर, एनर्जी कहां से मिलती, मुझे कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ाया ही नहीं होगा ना आपको, आप लोगों को ये चीज, ये क्या है इसके प्रॉब्लम? मैंने आज से पहले आपको कभी जिंदगी में पढ़ाया ही नहीं होगा सर कि वेव्स क्या बोलते हैं, वेव्स को एनर्जी कहां से मिलती है, नहीं पढ़ाया होगा ना, देखते ही नहीं होंगे वीडियोस। एक बार जाके देखो, यदि एक क्वेश्चन तुम्हारे बाहर से निकल जाए ना दोस्तों, तुम कहोगे ना, तुम कहोगे वीडियो को मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यदि तुम्हारे क्वेश्चन बाहर से निकल जाएगा तो। समझ में आ गया ना? एक बार क्लास देखो, मन से क्लास देखो यार, ऐसे थोड़ी ना यार। देखो एक बार बताऊं आप लोगों को, यदि चीजें समझनी है ना, 2 घंटे की क्लास है यार, 2 घंटे की, सिर्फ 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास में क्या हो गया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए 2 घंटे की क्लासों में, फटाफट से देख दुखा के आओ यार, खत्म करो। वाइंड विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव्स, ऑब्वियसली बात है। यदि कोई, एक बात बताओ, कोई आपको पीछे से पुश कर रहा है, कोई आपको पीछे से पुश कर रहा है, सपोज करो यहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे को कोई पीछे से पुश करेगा, तो ऑब्वियसली मेरे को एनर्जी मिल रही है, तभी तो मैं आगे गिरूंगा। ये बात समझ में आ रही है? यदि मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी तो मैं आगे गिरूंगा कैसे? अब यदि मैं आगे गिर रहा हूं, मतलब मेरे को पीछे से कोई एनर्जी दे रहा है, मतलब एक बार बताओ, कोई आदमी आपके थप्पड़ मारता है गाल पे, तो क्या गाल गर्म होता है? नहीं होता? होता ही नहीं होता। क्यों होता है सर? क्योंकि उसने जो उसकी एनर्जी है वो आप पर डाली है। आप एक बार दीवार के मार के देखो, आपके हाथ में दर्द होगा सर। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी रिलीज की है। जब आप कोई भी एनर्जी रिलीज करते हो तो आपको दर्द होगा ही होगा, ठीक है। सो एनर्जी ओशियंस में कहां से आती है सर? वाइंड से, विंड से आती है। विंड से क्यों आती है? क्योंकि विंड वेव्स को पुश करती है, पानी की सरफेस पे जब फोर्स लगाती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है खुद की, और पानी को एनर्जी देती है ताकि वो वेव्स की फॉर्म में फ्लो होता है, ठीक है। सो विंड कोज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशियन एंड द एनर्जी इज रिलीज टू द शोर लाइंस। मतलब फिर बाकी जो वेव्स होती है, वो वेव्स कहां पर एनर्जी रिलीज कर देती है अपनी? मतलब कोई वेव है, उसको एनर्जी मैंने यहां पर दी हवा से, अब हवा से एनर्जी मैंने दे दी, वेव ने एनर्जी ले ली, वेव्स ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे,
वेव्स ऐसे मूव कर रही है, जब फाइनल सरफेस पे वो टकराएगी शोर लाइन से, तो क्या ऐसा कह सकता हूं वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देगी? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वेव एनर्जी किस तरीके से काम करती है, जरा एक बार नजर घुमाएंगे, एक बार नजर घुमाएंगे इस पर। देखिए ऐसा करके वेव एनर्जी आ रही है, ओशियन वेल स्वेल सक्सेस ब्योज टू द राइज एंड फॉल्स, नीचे ये ब्यो होते हैं, फिर यहाँ पे सी बेड पंप होते हैं, प्रेशर पंप वाटर्स होते हैं। बेसिकली ये एक 20 टू 25 मीटर्स डेप्थ के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यहां पर भी ऐसे लगे रहते हैं पंप, प्रेशराइज वाटर होता है। फिर ये जो प्रेशराइज जो वाटर होता है, इन पंप से सर ये जो वेव्स की एनर्जी होती है वो होती है। सो लो प्रेशर वाटर रिटर्न टू ओशियंस एंड हाई प्रेशर वाटर्स ड्राइव्स टर्बाइंस, और ये टर्बाइंस घुमाते हैं। मतलब जरा समझने की कोशिश करेंगे डीप लेवल सी में एनर्जी कैसे बनाई जाती है, जरा समझने की कोशिश करेंगे कि टरबाइन कैसे घूमते हैं, वेव एनर्जी किस तरीके से काम आती है। जब पानी की तरंगें चलती है तो क्या नीचे भी कुछ ना कुछ तो प्रेशर चल रहा होता है। डेप्थ प्रेशर इसको क्या होता है, रो जी एच। मतलब जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा, क्या उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या वो टरबाइन को घुमा पाएगा? एक बात बताओ, जितना भी ज्यादा प्रेशर लगाते हो तो टरबाइन घुमाएगा, टरबाइन घुमाएगा तो उससे क्या एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और इलेक्ट्रिसिटी बन गई। दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई हो? तो क्या जो पानी होगा, तो क्या पानी यूज थोड़ी ना आ रहा है सर, टरबाइन को वो घुमा रहा है, वो टरबाइन को घुमा रहा है, जिससे वो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या सारी चीजें यहां पर जो बाकी बचा हुआ जितना भी पानी था, वो सारा पानी यहां पर जो लो प्रेशर पानी हो जाएगा। मतलब एक बात बताओ, आप किसी को प्रेशराइज करते हो, किसी को प्रेशराइज करते हो और उससे काम करवाते हो, किसी उससे काम करवाओगे और फिर बाकी थका हारा वो लो प्रेशराइज हो जाएगा, तो वो क्या वापस गिर जाएगा क्या दोस्तों? क्या वो यहाँ वहां पर वापस गिर जाएगा? यदि यहां तक बात समझ में आ गई हो तो जरा एक बार आगे बढ़ेंगे फिर से। व्हाट आर टाइड्स? एक बार फिर से एक बार जयकारा लगाएंगे, एक बार जयकारा लगाएंगे मां शेरा वाली का, और एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। व्हाट आर टाइड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। व्हाट आर टाइड्स, आप क्वेश्चन करो फटाफट से, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करो। ठीक है दोस्तों, लिख दिया। व्हाट आर टाइड्स? बेसिकली टाइड्स क्या होते हैं सर? ज्वार भाटे होते हैं। टाइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सन मून एक डायरेक्शन में होते हैं, तो अब हाई टाइड होता है, और यदि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो लो टाइड होता है ये वाला, और ये वाला हाई टाइड चले जाते हैं। और बेसिकली अट्रैक्शन होता है किस किस का, सन और मून के द्वारा जो अट्रैक्शन होता है, वाटर अट्रैक्शन। ठीक है, सो द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस ऑन ए ट्वाइस इन ए डे। बेसिकली ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब द पीरियोडिकल जो पीरियोडिकल मतलब एक सिस्टमेटिक राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, बस दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। अरे खत्म हुआ नहीं हुआ? अरे हाँ या ना में बोलो, खत्म हुआ नहीं हुआ? एक बात फिर से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे। द पीरियड ऑफ जो मतलब ऐसे पीरियोडिकल जो राइज होता है, राइज एंड फॉल, मतलब जितना पानी ऊपर आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था क्या, मिक्स्ड टाइड वगैरह के बारे में बताया था मैंने आपको कि जनरली जब अपन सेमी ड्यूरिनल के बारे में बात करेंगे, ड्यूरिनल के बारे में बात करेंगे और मिक्स्ड के बारे में बात करेंगे, तो सेमी ड्यूरिनल और ड्यूरिनल में दोनों में सेम हाइट के टाइड होते हैं। मतलब जितना पानी का जो राइज होता है उतना ही, मतलब जिस हाइट सेम हाइट के टाइड्स बनते हैं, जबकि मिक्स में सेम हाइट के नहीं नहीं बनते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरे को हेयर कट भी करवाएंगे, जल्दी ही करवाएंगे क्योंकि बाल अब बड़े हो चुके हैं। सो द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस इन अ डे मैन्युअली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। बेसिकली पानी ये जो हुआ किससे, ये पानी जो अट्रैक्ट हुआ ये फॉल और गिरा किससे सर? सन और मून के अट्रैक्शन से। इट्स कॉल्ड टाइड। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स? मैंने अभी आपको वेव बताया, मैंने भी आपको वेव बताया, मैंने आपको भी क्या, मैंने भी आप लोगों को वेव बताया, मैंने आप लोगों को टाइड बताया। तो बेसिकली अपन इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे? तो क्या ये इस एक सवाल से, तो क्या मैं यदि आपसे ये एक सवाल बता रहा हूं, क्या इससे मैं 3 सवाल क्लियर कर रहा हूं? आपका वेव्स क्लियर हो जाएगा, आपका टाइड्स क्लियर हो जाएगा, आपका करंट क्लियर हो जाएगा। कल को वो सवाल पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, तो बेसिकली आप ये चार्ट बना के आ जाना, आपका आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा।
इज इट क्लियर? जरा आप समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है चार्ट। इन्फ्लुएंस्ड बाई, वेव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्शन ऑफ द विंड ऑन ओशियन वाटर सरफेस। ऑब्वियसली बात है, जो एक्शन होगा वो ओशियन वाटर की सरफेस पे होगा, जबकि टाइड्स क्या होता है सर, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बाय द सन बिटवीन, BW का मतलब होता है बिटवीन सन, अर्थ एंड मून। करंट क्या होता है सर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी डिफरेंस होता है करंट्स में। टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है, कोई करंट कोल्ड होती है कोई हॉट होती है। डेंसिटी का डिफरेंस भी होता है, ठीक है। सैलिनिटी का मतलब कोई सी जगह वो साल्ट की मात्रा ज्यादा है, बेसिकली डिपेंड होता है ना। डेफिनेशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर दैट ऑक्योर्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर और द एनर्जी दैट मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर। मतलब बेसिकली आप वेव्स को क्या डेफिनेशन दे सकते हो, एक और डेफिनेशन होती है वेव की। आप ऐसे बोल दोगे कि सर एनर्जी मूव्स हो रही है सरफेस पर। भाई सरफेस पर यदि मैं एनर्जी मूव्स करा दूं, यदि सरफेस पर मैं एनर्जी मूव्स करा दूं, तो क्या आप उसे वेव्स बोल दोगे? राइट। नाउ टाइड्स के बारे में बात करूंगा, तो टाइड्स क्या होता है, राइज एंड द फॉल ऑफ द लेवल, मतलब राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। करंट्स क्या होती है, लार्ज मासेस ऑफ वाटर मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वेव्स के लिए एक और चीज क्या होती है कि रिपल्स इनमें जो होते हैं ग्रो इन साइज होते हैं एंड स्पीड होती है, जो वेव्स पे डिपेंड करती है, वाइड्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आई? नहीं समझ में आए तो फिर से मैं एक बार समझा दूंगा, बोलो। चलो मेरी बात सुनेंगे। वेव किसके द्वारा इंफ्लुएंस होती है सर, एक्शन, सरफेस वाटर पर एक्शन होता है। टाइड्स में क्या होता है सर, वाटर का फॉल राइज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन बिटवीन सन मून एंड अर्थ। करंट्स क्या होती है सर, टेम्परेचर इनमें डिफरेंट होता है, कोई जगह हॉट करंट और कोई जगह कोल्ड करंट। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद इनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है, सेलिनिटी भी डिफरेंट होती है। डेफिनेशन की बात करूंगा, वेव्स की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई एनर्जी सरफेस पर मूव कर रही है, दैट कॉल्स वेव। और टाइड्स की डेफिनेशन क्या होती है, राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। करंट का क्या होता है सर, लार्ज मासेस ऑफ वाटर मूविंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, लार्ज मासेस ऑफ वाटर मूविंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ आर टाइड कोज्ड, हाउ आर टायर्ड, टायर्ड क्यों आते हैं सर, टायर्ड आने का कारण क्या है? ऑब्वियसली सिंपल है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन और मून के बीच में, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन एक साथ क्लियर करवा दिया, जरा देखेंगे। ये अर्थ है और ये मून है और ये सन है, तीनों एक डायरेक्शन में होंगे, तो ये जो फोर्स है, ये वाला सर टाइड होगा, ये हाई टाइड होगा। और ये वाला जो टाइड होगा ये लो टाइड होगा। ये मतलब यहां पर लो टाइड होगा, यहां पर ये जो टाइड आने वाला है ये लो टाइड आने वाला है। सेम, यदि ये सन है और ये मून परपेंडिकुलर है आपस में, परपेंडिकुलर है आपस में, तो यहां पे ये वाला जो टाइड आने वाला है ये हाई टाइड होगा, और ये वाला जो टाइड आने वाला है ये लो टाइड होगा। आगे बढ़े, चलिए। हाउ आर टाइड्स रिलेटेड टू द नेविगेशन, मतलब बेसिकली आपको एक बार बताऊं, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं तो नेविगेशन से किस तरीके से रिलेट होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। यदि अपन को पहले से पता होगा कि टाइड आ रहा है तो क्या वो नेविगेशन में हेल्प करेगा नहीं करेगा? मतलब बहुत सारे मछुआरे उस वक्त जाएंगे नहीं सर फिशिंग करने, समझ पा रहे हो? सो टाइड्स हेल्प द नेविगेशन एंड फिशरमैन प्लान देयर एक्टिविटीज। Tidal flows of great importance in navigation. Tidal heights are very important, especially harbors near rivers and within estuaries having shallow bars at the entrance, which prevent ships and boats from entering into the harbor. मतलब बेसिकली यही होता है सर कि जब टाइड्स आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं नेविगेशन में भी और फिशरमैन की भी। फिशरमैन यहां पर देखो, एक चीज और बताऊं, यदि यहां पर MEN है तो ये फिशरमैन्स नहीं होगा, FISHER, फिशरमैन्स नहीं होगा, क्योंकि सर MEN, मैन मतलब होता है एक से ज्यादा आदमी, और MAN, मैन मतलब होता है एक आदमी। आप लोगों को ग्रामर में हेल्प करेगा। आई एम ऑल्सो ग्रामर टीचर। सो टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेविगेशन सिस्टम। सर कैसे नेविगेशन सिस्टम के लिए, स्पेशली हार्बर्स के लिए, बिकॉज वहां पर सेलो वाटर्स होते हैं, बार्स जिसे अपन बोलते हैं, वहां पर एंटरेंस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सर टाइडल नेविगेशन। ठीक है, सो इस तरीके से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जरा देखो। ठीक है, आगे बढ़े। हाउ डू करंट
अफेक्ट द टेम्परेचर, करंट किस तरीके से टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। आपको पता होगा कि कोल्ड करंट होती है जो गर्म एरिया में बहती है, वो गर्म पानी की ओर जाती है, और जो हॉट करंट होती है वो ठंडे पानी को गर्म करती है। द करंट डायरेक्टली अफेक्ट द टेम्परेचर, द टेम्परेचर वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर करंट आर वार्म और कोल्ड। ऑब्वियसली बात है। हाउ डज इट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। जरा समझने की कोशिश करेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। हाउ डू करंट अफेक्ट द टेम्परेचर, पहली चीज तो ये। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज इट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब जो तटीय क्षेत्र है ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। नॉर्थ वेस्ट यूरोप का मतलब जो आपका पेरिस साइड का, जो फ्रांस साइड का जो रीजन आ जाता है, आई थिंक वही नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। द करंट directly affect the temperature. The temperature varies depending on whether currents are warm or cold. Cold currents bring cold water into warm water areas. Cold currents bring cold water into warm water areas. These currents are usually found on the west coast of the continents in the low and middle latitudes. True in the both hemisphere. True in the both hemisphere and the east coast in the higher latitudes in the northern hemisphere. बड़ा क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहां पर। चलो ठीक है, आ जाओ। क्या है द करंट डायरेक्टली अफेक्ट द टेम्परेचर, वो द टेम्परेचर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द वेदर कोल्ड और हॉट करंट। कोल्ड करंट ब्रिंग द कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। कोल्ड करंट क्या होती है कि जो कोल्ड वाटर होती है उसको वार्म वाटर एरियाज में लेके आती है, और दीज करंट्स आर यूजुअली फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। मतलब जनरली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये एक फोटो डायग्राम बनाया था। जब भी अपन किसी जैसे कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, ये अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका का ये जो वेस्टर्न वाला जो एरिया है, यहां पर आपको कोल्ड करंट मिलेगी, कोल्ड करंट मिलेगी, और यहां पर आपको हॉट करंट मिलेगी। यहां पर आपको हॉट करंट मिलेगी। ये बात क्लियर हो रही है। नाउ अब जरा बढ़ेंगे। सो कोल्ड करंट्स ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। दीज करंट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडल लेटीट्यूड। इन द लो एंड मिडल लेटीट्यूड, बेसिकली हायर लेटीट्यूड में जाओगे तो वहां पे आपको सरफेस ज्यादा मिलेगी, एंड ऑफ द ईस्ट कोस्ट इन द हायर लेटीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मतलब जब आप बात करेंगे वर्ड की, जैसे सपोज करो ये वर्ड है, अब ये वर्ड का ये वाला जो मैप है, ये वर्ड का ये वाला जो मैप है, यहां पर ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको इसमें हायर लेटीट्यूड में मिलेगी, जबकि इधर मिडल मिडल और लोअर लेटीट्यूड में मिलेगी। ठीक है। वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म वाटर इनटू द हॉट एरियाज, ओ वो सॉरी इन द कोल्ड एरियाज। और बेसिकली क्या होता है, ये आपको ईस्टर्न साइड में मिलेगी कॉन्टिनेंट के, जस्ट अपोजिट कर देना। ऑब्जर्व्ड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स। ऑब्वियसली बात है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द हाई लैटिट्यूड। मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगी आपको हाई लैटिट्यूड में। In northwest Europe, warm currents are present, which increase the temperature in coastal areas in the northwest Europe. मतलब अब नॉर्दर्न वेस्ट यूरोप कहां आ गया, अपर डायरेक्शन में आ गया, तो वेस्ट साइड में नॉर्दर्न वेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या वेस्ट साइड में वार्म करंट मिलेगी। यदि नीचे की तरफ के बारे में बात कर रहा तो आपको कोल्ड करंट मिल जाती। यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। What are the cause of currents? What are the cause of current? एक सेकंड का मुझे टाइम दो, मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, ये आज का अपना अंतिम और फाइनल क्वेश्चन है। What are the cause of current? करंट के कोज क्या होते हैं। प्राइमरी फोर्स ऑफ द इनिशिएटेड वाटर मूव। प्राइमरी कोज, एक तो प्राइमरी फोर्स होता है, एक सेकेंडरी फोर्स होता है। जरा समझेंगे एक बार। व्हाइट कलर ले लेते हैं, हाइलाइटर से यूज करते हैं आपकी बार। ठीक है,
बेसिकली इस पे कलर कौन सा वर्क करेगा यार? एक तो पता नहीं क्या स्लाइड बोलता हूँ उनको, क्या बना के भेजते हैं। ठीक है, ये काम करेगा। चलो ठीक है, इसी को काम करवा लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं अपन, लाइट कलर की ले लेते हैं ना हाईलाइटर में भी, वो तो काम ही नहीं कर रहा ना। ऐसा करते हैं अपन, ये ले लेते हैं, फिर वो दिखेगा नहीं। अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है, कोई अच्छा सा कलर सजेस्ट करो ना यार। मजे वाली बात नहीं है यार, छोड़ो। ब्लैक कलर ले तो ये तो कतई खराब हो गया काम। चलो ठीक है, छोड़ो, नहीं होगा, मेरा दिमाग और खराब होता है फिर ऐसे। देखो बात अपन क्या कर रहे थे, मैं से बोल रहा हूँ सर कौन कौन से कारण हैं। दो, एक तो प्राइमरी फोर्स दैट इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ द वाटर, एंड सेकेंडरी फोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द करंट टू द फ्लो। द प्राइमरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर द प्राइमरी फोर्स, फिर इसके बाद अपन सेकेंडरी फोर्स पढ़ेंगे। प्राइमरी फोर्स में अपने आते हैं हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। बेसिकली क्या होता है ना, जब बेसिकली क्या होता है ना, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी तो कोज टू द वाटर एक्सपांड। बेसिकली जब आपको सन के, मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तभी भी बताया था, जब सन की हीट कहीं पर गिरती है तो वो ऑब्वियसली बात है बॉडी को एक्सपांड करती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? वो किसको एक्सपांड करती है सर? बॉडी को एक्सपेंड करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, heating by the solar energy cause to water to the expand. This is why nearer the equator ocean's water is about 8 सेंटीमीटर higher. मतलब क्यों सर इक्वेटर के नियर क्यों? क्योंकि जब मैं इक्वेटर के बारे में बात करूंगा तो ये जो इक्वेटर के नियरर जो क्या होता है ना सर, इस जगह, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर, इस जगह इस एरिया में सूरज की किरणें सीधी गिरती है। सूरज की किरणें सीधी गिरती है। अब सूरज की किरणें सीधी गिरती है ना सर, तो वहां पर तीखी धूप पड़ती है। धूप ज्यादा तो उसकी हीटिंग भी ज्यादा। अब हीटिंग ज्यादा होगी तो क्या ऐसा कहा जा सकता है मेरे दोस्तों, यदि हीटिंग ज्यादा होगी तो क्या ऐसा कहा जा सकता है दोस्तों कि वहां पर जो वाटर होगा वो एक्सपांड ज्यादा होगा? तो इक्वेटर के आसपास जो जनरली आपको वाटर का जो लेवल है वो 8 सेंटीमीटर ऊपर तक दिखाई देता है। दैट इज वाई nearer the equator the ocean water is about 8 centimeters higher in the level of the middle latitudes. This causes a very slight gradients and wave tends to flow down to the slope. Flow down to the slope. Wind. फर्स्ट पॉइंट हो गया हीट बाय द सोलर सिस्टम, सेकंड पॉइंट आता है विंड, फिर थर्ड पॉइंट आएगा ग्रेविटी, फोर्थ पॉइंट आएगा कोरियोलिस फोर्स। ये सब कौन से सर? प्राइमरी फोर्सेस है। विंड का क्या होता है? इट ब्लोइंग द सरफेस टू द ओशन, प्रोसेस ऑफ द वाटर मूव, फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस, मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। मतलब आप डेफिनेटली विंड के लिए क्या लिखोगे सर? देखो सोलर के लिए, सोलर सिस्टम के लिए लिख दिए। ग्रेविटी के लिए क्या लिख दोगे आप? टाइड की डेफिनेशन लिख दोगे एक तरीके से कि इट टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन एंड पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। मतलब कोई भी वेव ऊपर उठती है तो उसको ग्रेविटी ही तो नीचे खींचती है मेरे दोस्तों। क्या उसको ग्रेविटी ही नीचे खींचती है? और विंड का क्या करता है? विंड क्या करती है? सरफेस पर फोर्स लगाती है और वाटर को मूव करवाती है, वाटर को पुश करती है आगे की तरफ। और क्या जब वो ये विंड चलेगी, क्या ये विंड चलेगी तो क्या वो वाटर की सरफेस से जब टकराएगी तो क्या विंड और वाटर की सरफेस के बीच फ्रिक्शन लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। वही बात यहां पर मैंने बताई है। नाउ थर्ड पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आता है, फिर आता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? द इंटरवेंस एंड कोज द वाटर टू मूव द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है जरा समझेंगे। दिस इंटरवेंस एंड कोजेज द वाटर to move to right in the northern hemisphere, to right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. That this large, मतलब बेसिकली अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट मूव्स द राइट डायरेक्शन एंड लेफ्ट किधर? सदर्न, सदर्न हेमिस्फीयर में। दिस लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर एंड द फ्लो अराउंड द कोल्ड आर गायर्स एंड, मतलब गायर्स आप ऐसे समझ सकते हैं। These produce larger circular currents in all the ocean barriers. इस पॉइंट पे आते हैं। द सेकेंडरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर। सेकेंडरी फोर्स कौन कौन से? डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी,
इट अफेक्ट्स द वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ द ओशन करंट्स। डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक, वो सिंक सिकुड़ना चाहते हैं, while relatively light water tends to rise। ठीक है, डिफरेंस इन सैलिनिटी, सेकंड जो रीजन है, मतलब सेकेंडरी रीजन, उसमें सैलिनिटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर देन द वाटर इज लो सैलिनिटी, मतलब जहां पर लवण मतलब सोल्ट कम होगा वो कम डेंस होगा, और जहां पर सोल्ट ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंस। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना बेसिकली। यार एक बात बताओ, अभी पानी की डेंसिटी है, आप इसमें नमक मिलाओ, डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली बात है, डेंसर ज्यादा होगा। कोल्ड वाटर इज डेंसर देन वार्म वाटर, ऑब्वियसली ठंडा पानी ज्यादा डेंस होता है वार्म वाटर से, सभी को पता है। तभी तो आप गर्म पानी में चीजें जल्दी पिघल जाती, क्योंकि दैट इज लो डेंस। ठीक है, चलिए यहां पे अपना सेशन खत्म होता है। मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके आता हूं। अपन मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवाऊंगा, मुश्किल से 5 मिनट आप मेरे साथ बैठो। यदि आपने अभी तक पूरी क्लास में ध्यान नहीं दिया है मेरे दोस्तों, 5 मिनट बैठो, मैं एक बार आपको फिर से पूरा रिवाइज करवा देता हूं। अपन ने पूछा वेव क्या होती है। बेसिकली वेव क्या होती है सर? एनर्जी, जो विंड एनर्जी देता है पानी को और फिर वो आगे मूव करती है। वेव्स आर एनर्जी, एक एनर्जी होती है और वो जो मूव करती है अक्रॉस द ओशन सरफेस। चलो इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेवलेंथ मैंने आप लोगों को बताया कि क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ है, और क्रेस्ट और नीचे जो थ्रू होगा उन दोनों के बीच की जो हाइट होती है वो हाइट होती है, और वाटर ऐसे मूव करता है, और बीच के पास बीच पे जाने पे उन पे एनर्जी जीरो हो जाती है। मैंने फिर पूछा आपसे, जो वेव्स इन द ओशन फ्रॉम, एनर्जी कहां से मिलती है? हवा से मिलती है सर। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा, वेव एनर्जी किस तरीके से बनती है? ऐसे पानी मूव करता है, यहाँ पर सर ये लगे होते हैं, फिर ये पंप में जो हाई डेंसिटी का जो वाटर होता है वो फिर सर ऊपर जाता है, और इस तरीके से सर सारी चीजें होती है और लाइट बनती है। नेक्स्ट प्रोसेस पे मैं आऊंगा। टाइड्स क्या होते हैं? जनरली पानी का ऊपर उठना नीचे गिरना, और ये दिन में 2 बार होता है और ज्यादा भी हो सकता है। और ये किसके दो वजह से होता है सर? सन, मून और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से होता है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को तीनों में डिफरेंस बताया कि वेव इज द एक्शन ऑफ विंड ऑन ओशियन वाटर सरफेस। फिर डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा वेव्स की, तो सर वो होती है कि वाटर का जो मूवमेंट है वो ओशन सरफेस पे होगा, और द एनर्जी मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर। रिपल्स के बारे में बात करी। फिर उसके बाद मैंने टाइड्स बताया आपको, ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द सन, अर्थ एंड मून, डेफिनेशन बताई फिर आपको मैंने टाइड्स की। फिर उसके बाद मैंने आपको करंट पढ़ाया, फिर करंट की डेफिनेशन बताई। यहां तक मैंने पढ़ाया। टाइड क्यों आते हैं सर? क्योंकि सन मून के अट्रैक्शन की वजह से आते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि टाइड नेविगेशन से कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि सर बहुत सारे फिशरमैन और बहुत सारे नेविगेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो हार्बर्स के नियर जो चीजें होती है वो सारी चीजों में नेविगेशन में हेल्प करता है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया कि करंट्स अफेक्ट द टेम्परेचर। हाउ डू द करंट अफेक्ट द टेम्परेचर? करंट किस तरीके से टेम्परेचर को अफेक्ट करती है? ये कोल्ड और हॉट करंट पे डिपेंड करता है। हाउ डज इट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, यूरोप? बेसिकली क्या होता है ना, जो हॉट करंट होती है ना, वो हॉट करंट जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है, जो जनरली हॉट करंट्स आ रही है ना वेस्टर्न साइड ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ, जो हॉट करंट्स आ रहे हैं ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, इन मिडल और इक्वेटर के आसपास। बट अपन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चले जाएंगे तो वहां पर वेस्ट साइड में आ जाती है जनरली। ऐसे ही कोल्ड कोल्ड करंट्स के लिए है। कोल्ड करंट्स में क्या होता है दोस्तों? कोल्ड करंट्स में क्या होता है कि जो कोल्ड करंट्स में क्या होता है कि जो लो लेवल की जो कोल्ड करंट्स में क्या होता है कि जो कोल्ड करंट्स होती है वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में फ्लो करती है जनरली। बट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाता है, ये ईस्ट साइड में चली जाती है। लेकिन अब यहां पर नॉर्थ वेस्ट यूरोप के बारे में बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप के बारे में बात कर रहा है, तो क्या यहां पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते क्या यहां पर करंट हॉट चली जाएगी? बिल्कुल, बस यही सवाल मैंने आपको बताया। थ्योरी एक बार फिर से आप पढ़ लेना। व्हाट आर द कॉज ऑफ करंट? एक तो प्राइमरी फोर्स, दूसरा सेकेंडरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स पे मैंने पढ़ा सर हीट बाय द सोलर सिस्टम या सोलर एनर्जी। दूसरा मैंने पढ़ा सर विंड। थर्ड मैंने पढ़ा ग्रेविटी। फोर्थ मैंने पढ़ा कोरियोलिस फोर्स। सोलर कैसे सर? क्योंकि ये पानी के स्तर को ऊंचा कर देता है इक्वेटर के आसपास, और बाकी जगह सर पानी मिडल बाकी तो नॉर्मल रहता है। दिस कॉज द वेरी स्लाइट ग्रेडियंट टू द वाटर इन फलाना ढिमकाना। फिर उसके बाद मैंने आपको हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, उसके बाद विंड पढ़ाया कि इस तरीके से विंड पानी को आगे पुश करती है, और विंड और पानी की सरफेस के बीच में किस तरीके से फ्रिक्शन वर्क करता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करेंगे विंड के बाद ग्रेविटी। ग्रेविटी किस तरीके से पानी को खींचती है, कोरियोलिस फोर्स। फिर उसके बाद सेकेंडरी फोर्स में डिफरेंस इन द वाटर डेंसिटी, जहां कहां जगह पानी डेंस ज्यादा होता है, और फिर सेलिनिटी वाला बात पड़ा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके प्यारे टीचर को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।